नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आपके हिंदी भाषा की, बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने सेलेक्ट किया है। बेहतरीन यह मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं और यह प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका 4th नंबर होने वाला है। जी हाँ साथियों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस एक बार एग्जाम के पहले ज़रूर चेक करें। आपकी पूरी तैयारी क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुकी है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस पेपर जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके पहले जो हम प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है एमपी टेट वर्ग 3 मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर का। तो जाइए, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर आपको वीडियोज क्लासेज मिल जाएंगे। तो इसमें हम आपके अपठित गद्यांश करेंगे, उसके ग्रामर के प्रश्न करेंगे और आपके कुछ शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो गद्यांश दिया गया है, डार्विन का कहना है कि प्रत्येक प्राणी में यह मूल लक्षण पाया जाता है कि वह अपनी शक्ति भर अपनी रक्षा करता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वातावरण की पूर्ति करता है और इसी इच्छा से परिचालित हो कि वह अपने अस्तित्व को कायम रखने की चेष्टा करता है। तो ये आपका संबंधित है, आपका आपके स्क्रीन पर है। डार्विन के सिद्धांत से संबंधित यहाँ पे कुछ बताया गया है कि डार्विन इस सिद्धांत से शक्तिशालियों का अस्तित्व कायम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश से संबंधित आइए प्रश्न को कर लेते हैं। प्रत्येक प्राणी का मूल लक्षण क्या होता है? अपनी शक्ति भर रक्षा करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, अपने को जीवित रखने के लिए खाद्य सामग्री खाना या संघर्ष करना। देखिए, पहले लाइन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम आपको बता चुके हैं कि डार्विन का क्या कहना है कि प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक प्राणी में यह मूल लक्षण पाया जाता है कि वह अपनी शक्ति भर अपनी रक्षा करता है। ठीक है, और ये ऑप्शन में आपके दिया भी गया है, पहला ही ऑप्शन आपका दिया गया है कि अपनी शक्ति भर रक्षा करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, दुनिया में कौन सी वस्तु सीमित मात्रा में है? प्राणियों की संख्या, प्राणियों की आवश्यकताएं, खाद्य सामग्री की मात्रा या शक्तिशाली प्राणियों की संख्या। दुनिया में सीमित की बात करेंगे तो आपके इसमें बताया भी गया है कि दुनिया में खाद्य सामग्री का जो परिमाण है वह सीमित है। किसकी बात करेंगे? खाद्य सामग्री की बात की जाएगी। तो जब आपके गद्यांश में खाद्य सामग्री की बात की गई है तो आपको यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन पर खाद्य सामग्री की बात की गई है? खाद्य सामग्री की मात्रा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर यही गद्यांश पद्यांश आपके एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा आपके लिए अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ की बात करें। ठीक है, और आपके संस्कृत में भी थोड़ा टाइम लगता है समझने में, और अगर आपने संस्कृत की जगह इंग्लिश सेलेक्ट किया उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, विभिन्न प्राणियों में संघर्ष क्यों होता है? अपनी रक्षा के लिए, भोजन के लिए, जीवित रहने के लिए, दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए। तो हमें देखिए गद्यांश पर जाना पड़ेगा, गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, कि यहाँ पे इस संघर्ष में जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली रहते हैं उनकी विजय होती है तथा जो शक्तिहीन है उनका विनाश है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि इस संघर्ष में जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली रहते हैं उनकी विजय होती है। तो इससे हमें पता यह चल जाता है, जो आपका प्रश्न पूछा गया विभिन्न प्राणियों में संघर्ष क्यों होता है? भोजन के लिए होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि खाद्य सामग्री के पहले ही ऑप्शन पर बात की गई थी। ठीक है, भोजन संबंधित बात की गई थी। चौथा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, संघर्ष में किसकी जीत होती है? जो प्राणी वातावरण के अनुकूल होता है, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं, जो प्राणी सबसे अधिक खाद्य सामग्री प्राप्त कर लेते हैं, या जो प्राणी सबसे अधिक शक्तिहीन है। तो हमने पढ़ा ही है कि जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं वह संघर्ष में जीत होती है। तो संघर्ष में किसकी जीत होती है? ऐसे प्राणियों की जो वातावरण के अनुकूल और सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है। शक्तिशाली का विलोम शब्द होगा शक्तिवान, शक्तिमान, शक्तिहीन या शक्तिशालिनी हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की बहनी गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम बनना या गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना,
टीचर बनना, टीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना। सभी कहाँ पे कमेंट करेंगे? सभी शिक्षक बंधु, सभी ये शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है। और इस प्रश्न की अगर बात करें, आपका फीडबैक आ चुका है। प्रत्येक प्रश्न पे आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाता है, जिससे आप लोग भी फीडबैक कर पाएँ और अपना स्कोर बता पाएँ और अपना फीडबैक शेयर कर पाएँ। तो शक्तिशाली का विलोम आ चुका है, हम बात करेंगे शक्तिहीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना या भेद खोलना। यहाँ पे 9 2 11 होना उसे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना होता है। कहते हैं ना, पौ 12 होना, ये एक नया कहावत मुहावरा है, इसमें खूब लाभ होना अर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नि है, नस है, नस है या निस है? देखिए, निष्काम में आपको पता होगा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर, सभी लोग बताइए किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी की बात करें। निष्काम में आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निस उपसर्ग लगा हुआ है। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की। जैसे अगर हिंदी और संस्कृत की बात करें, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, अक, इक, रेक प्रत्यय। सभी लोग बताइएगा। देखिए, दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर में, दो प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रत्यय और एक उपसर्ग। ये तो मालूम होना ही चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना तो आपसे ऑलरेडी बनना ही चाहिए, जो कि बहुत ही इजली की बात करेंगे। तो पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपका आंसर आ चुका है एक, बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा? निष्धन कलंक, निधन कलंक, निष्धन कलंक या निधन कलंक हो जाएगा? सभी को बताइए। निष्कलंक का संधि विच्छेद बताना है। मेरे सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। देखिए, व्यंजन संधि की अगर बात करते हैं तो सभी लोगों को पता होगा। व्यंजन संधि की एक ट्रिक हमने आपको बताई थी बहुत पहले, लगभग 12 से 15 मंथ पहले हमने वह क्लास वीडियो लाई थी। तो यहाँ पे निष्कलंक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? पहले संधि विच्छेद बताइए। निधन कलंक होगा और संधि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश को चुनना है। अंडज दिया गया है, तो अंडज अंडा बेचने वाला का अर्थ होगा, अंडा खाने वाला अंडज होगा, अंडे से उत्पन्न होने वाला या एक बीमारी का नाम। तो अंडज जो यहाँ पे दिया गया है, इस पे आपको ध्यान दीजिएगा। अंडज जो दिया गया है यहाँ पे, तो अंडज जो हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? अंडे से उत्पन्न होने वाली जो आपकी, ठीक है, क्या होगा? अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अंडज हम किसको बोलते हैं? जो अंडे से उत्पन्न होने वाला हो, वह उत्पन्न हुआ हो, उसे अंडज कहा जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न वाक्यांश के लिए शब्द को चुनना है। कि बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात, वज्रपात, वनपाणी, घायल। देखिए, आपने सुना होगा, काफ़ी बार बोला भी जाता है कि बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वाला था। मतलब किसकी बात करेंगे? वज्रघात की बात करेंगे। कहते हैं, एक आपने कहावत सुनी होगी, किसकी बात करेंगे? भीम। भीम का प्रहार जो होता है, 5 पांडवों की बात कर रहे हैं, उनका प्रहार एक वज्राघात के समान होता है। कठोर और बड़ा आघात अर्थात वज्राघात। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्पण शब्द के सही विलोम शब्द का या पद का चयन करना है। जी हाँ, अर्पण शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। अर्पण का विलोम प्राप्ति होगा, स्वीकृति होगा, याचना होगा या ग्रहण होगा। अर्पण करना, कहते हैं ना, आप अर्पण कीजिए, मतलब आप एक लीजिए। तो अर्पण शब्द का हमें विलोम ढूंढना है, ठीक है। तो अर्पण शब्द मतलब क्या होता है? देना होगा एक प्रकार से, ठीक है। कहते हैं ना, अर्पण कीजिए। हम जब किसी चीज़ को देते हैं तो संस्कृत में या अक्सर गुरुओं को देखते होंगे, ठीक है, जो गुरु जी आते हैं पूजा पाठ कराते हैं, अर्पण कीजिए।
मतलब दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रहण। इसका विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। देखिए, किसी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, समानार्थी एक आता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। वितुंड, कंजर, सैंधव, मतंग, सभी बताइएगा। पर्यायवाची भी प्रश्न आता है, आपको पता होगा। ठीक है, पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय हो गया, विलोम हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, कहावतें हो गए। ठीक है, आपके संधि हो गया, अलंकार की बात करेंगे। तो हाथी शब्द का पर्यायवाची देखिए वितुंड होता है, कुंजर होता है, मतंग होता है, लेकिन आपका सैंधव नहीं होता है। तो सैंधव किसका पर्यायवाची है? सैंधव दोस्तों एक पर्याय आपके दधिका, शर्ता, अश्वबाजी, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, हाय, तुरंग इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो हाथी के जो हमारे पर्यायवाची हमें ये भी पता चल गया, वितुंड, कुंजर और मतंग, ये किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और इसके प्रस्तुतिकरण का जो प्रमुख संबंध छात्रों से होता है, शिक्षक से होता है, कक्षा के वातावरण से होता है, गतिविधियों से होता है। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे सभी प्यारे मित्र जिनको एग्जाम को फतेह करना है, इस सिलेक्शन को क्रैक करना है, टीटी एग्जाम को आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। आपके शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे प्रश्न की साथियों कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का जो संबंध प्रमुख रूप से होता है वह, देखिए प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे तो प्रस्तुतिकरण का संबंध शिक्षक से ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस आचार्यों के अनुसार या रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की सही संख्या कितनी है? 7, 8, 10, 9, सभी नीचे कमेंट बॉक्स बताइएगा। जी हाँ, रस आचार्यों के अनुसार या रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या टोटल 9 है। रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उष्ण, भय, जुगुप्सा या घृणा, आश्चर्य और निर्वेद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत रस के सही भेद को चयन करना है। आइए देख लेते हैं रस क्या दिया गया है। रस हमारा दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, अटपटी उलझी लताएं डालियों के बीच लाएं। क्या दिया गया है? अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़ के अचानक प्राण को कस लें, कपाएं सांप सी काली तलाएं की बात कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा उल जलूल से ये दिया गया है, थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको प्रिंट करने में डाउट हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिएगा उल जलूल वाला ही होता है। जैसे अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं। जी हाँ, समझिएगा ध्यानपूर्वक, जो अटपटी उलझी लताएं होती हैं वो क्या कर रही हैं? डालियों को खींच रही हैं। और पैर को पकड़े अचानक पैर को पकड़ ले कोई, प्राण को कस ले, कपाए सांप सी काली कलाएं। मतलब पैर को पकड़ना एक भयभीत शब्द सा आ जाता है। कपाएं सांप सी काली तलाएं, ठीक, कपाना भयभीत होना, ये हमारे समझ में आ रहा है कि विभत्स की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा रस होने वाला है। ठीक है, उसके भावों से ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में प्रतिस्फुटित होने वाले अलंकार का चयन कीजिए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये आपने पढ़ा भी होगा शायद 10th क्लास में, 9th क्लास में या 8th क्लास में। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो इस पंक्ति में कौन सा उत्प्रेक्षा होगा, विरोधाभास होगा, उपमा हो गया, यमक अलंकार होगा? सभी बताइए। अलंकारों की श्रेणी आ चुकी है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस अलंकार में विरोधाभास होए। कैसे विरोधाभास हो रहा है? देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़ा मतलब होता है कि श्याम रंग, बूढ़ा मतलब है कि
कह सकते हैं, जैसे हमारा उम्र जब ढलता है तो कहते हैं ना बूढ़ा व्यक्ति हो रहा है, ठीक है। तो श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग मतलब होता है काला टाइप बोला ही गया है, श्यामला जिसे बोलते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होए, तो जैसे जैसे वह उज्जवल होता जा रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए साथियों, मनुष्य का चित्त जितना अधिक श्याम रंग में कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहेगा उतना ही अधिक उज्जवल होगा। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तुरंत दान महाकल्याण, आपने कहते हैं ना कि तुरंत दान महाकल्याण, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, दान करने में विलंब ना कीजिए, दान के लिए विचार विमर्श ना कीजिए, दान के लिए अपनी आय न देखिए कि मैं कितना कमाता हूँ, ये जो कार्य करना है उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो तुरंत दान महाकल्याणम, इसका अर्थ हो जाए डी ऑप्शनम, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए, तुरंत दान महाकल्याणम मस्ती मस्ती, डी ऑप्शन इज द राइट इसम। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है, भ्रांतिमान होता है, अति संयुक्ति होता है, नियुक्ति होता है। इन चारों अलंकारों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब क्लास समाप्त होगी इसके बाद इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर बाद जो हम ऑप्शंस पे आपको समझ में आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन को रस हो चाहे छंद हो, ठीक, अलंकार हो, सारे आपको पढ़ लेना है, एक बार रिमाइंड कर लेना। तो जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ आपका अन्योक्ति अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जलावृत में कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा, या इनमें से कोई। देखिए जलावृत में आपका जो है यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जलावृत। देखिए इसमें करण की विभक्ति इसलिए होगा क्योंकि से द्वारा का लोप हो जाता है, तो समास पद का करण यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं, अगर आपका जवाब है कि 3 होते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए शब्द शक्ति अर्थात शब्दों की शक्ति, हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। और शब्द शक्ति आपके 3 प्रकार की होती है, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। मुझे भी याद है 10th क्लास में हमारे जो सर थे वो पढ़ाए थे, और अभी भी कुछ कुछ बातें हैं जो एक बार कहते हैं ना, जो चीज़ आपके पढ़ी होती है अगर आपने अच्छे दिल लगा के पढ़ा है सारी चीज़ें फिर रिमाइंड होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति में होता है, व्यंजना में, लक्षणा में, अभिधा में, या तत्पर्या में, सभी कमेंट कीजिएगा। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ जो बोध है किस शब्द शक्ति से होता है, तो आप जानते हैं अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर की बात करेंगे। साथियों निम्न वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का चयन करना है कि आपका शब्द क्या दिया गया है कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। जी हाँ, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है वह आश्वस्त है, उत्तराधिकारी है, अनुवांशिक है, या इनमें से कोई नहीं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है इसको अगर एक शब्द में बोला जाए तो वह अनुवांशिक कहा जाता है, अनुवांशिक कहा जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसु कवि शब्द का भावार्थ क्या होगा, आयोजन करने वाला व्यक्ति, जो आलोचना के योग्य हो, किसी अवधि के संबंध रखने वाला, या वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। तो आशु कवि की बात कर रहे हैं। आशु कवि शब्द का जो भावार्थ होगा साथियों, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है उस कवि को आशु कवि के नाम से जाना जाता है, या आशु कवि कहते हैं, जो कवि तत्काल कविता कर दे, तत्काल जो है कविता को तैयार करके पढ़ दे, आशु कवि की बात करेंगे। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आयोजन करने वाला व्यक्ति को एक में आयोजक कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी किसके द्वारा आयोजक किया जा रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो आयोजक का नाम लिखा होता है, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम लिखा होता है, ठीक है। आयोजक जो आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है।
जो आलोचना के योग्य होता है, जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहा जाएगा एक शब्द में। और किसी अवधि के संबंध रखने वाले को आवधिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्यांश के, वाक्य के, रचना के या शब्द के होते हैं? तो उद्देश्य और जो विधेय होते हैं ये अंग आपके वाक्य के अंग कहलाते हैं। देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कहते हैं आपका उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन पाना, आप लोगों का सपना साकार करना, आपके माता पिता के सपने को साकार करना। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। आइए कुछ पेडागॉजी के प्रश्नों को कंबाइन करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रीकरण, शिक्षक केंद्रीकरण, प्रयोग पर या गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि भाषा शिक्षण को या भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली जो शिक्षण विधि होती है वह आपके बाल केंद्रित या बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, वैज्ञानिकता पर है, दार्शनिकता पर है? सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना जो होता है वह शिक्षण सूत्र की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण का, वाचन का, पठन का या लेखन का किया जाता है? तो शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में जिस भाषा कौशल का विकास किया जाता है वह श्रवण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? श्रवण कौशल। और सभी को पता है भाषा कौशल की बात करेंगे, श्रवण कौशल प्रथम कौशल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से सुन पाते हैं तभी आप फिर आगे जो श्रवण के बाद आपका होता है बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए, अक्सर हम देखते होंगे घरों में अगर आप दद्दा बोल रहे हैं ठीक है, तो बच्चे भी दद्दा बोलने लगते हैं। अगर बच्चा चाचा बोल रहे हैं, अगर आप लोग कि वो चाचा जी हैं आपके, तो बच्चा चाचा ही बोलेगा। अगर आप उसको काका सिखा देंगे कि बच्चा ये काका है आपके, तो वह बच्चा काका बोलने लगता है। अगर बच्चे को सिखा देंगे कि यह बच्चे अंकल हैं आपके, तो बच्चा अंकल कहने लगता है। इसी प्रकार किसकी बात करेंगे? श्रवण शक्ति की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर, ए व दो दोनों हो जाएगा। देखिए, श्रवण कौशल की बात करेंगे तो श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह आपके कहानी, कविता, निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर भी किया जाता है और एक दूसरे को सुनाकर भी किया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड वाला सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर के आपके हिंदी भाषा का 30वां प्रश्न है कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित जो कार्य होते हैं, जी हाँ, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य अन्य विषयों के शिक्षण के माध्यम है, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, फर्स्ट एक सेकंड दोनों हैं, प्रयोग का माध्यम है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित जो कार्य होता है साथियों, वह अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम के साथ साथ अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी होता है। अर्थात शिक्षण का माध्यम और प्रस्तुतिकरण का माध्यम दोनों होगा, अर्थात सी ऑप्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, सिस्टर्स, टीचर्स सभी कमेंट करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर पे, इस मॉडल पेपर पे आउट ऑफ 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, और अपना फीडबैक अवश्य शेयर कीजिएगा बेहतरीन क्लासेज पाने के लिए। और जल्द ही हमारी जो नेक्स्ट हमारी क्लासेज है, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, वह आपके VS पर्यावरण का है। उसके लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, शिक्षकों के साथ जुड़े रहिए। ये शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलता हूँ आपके अगले
प्रैक्टिस पेपर पर सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।